हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का थर्ड वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, 3 टॉपिक पर। पहला टॉपिक होगा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज का तीसरा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट मैंने डाला था, उसमें आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी से। तो वो क्वेश्चन था, कैन अ चार्ज ऑफ प्लस 8 into 10 to the power minus 18 coulomb to be given to a body। क्या किसी बॉडी को 8 into 10 to the power minus 18 कूलाम का चार्ज दिया जा सकता है? ये क्वेश्चन था। लास्ट को जो सॉल्यूशन था उसके लास्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसका सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए आप लोग। इसमें क्यू आपको दिया हुआ है प्लस 8 into 10 to the power minus 18 कूलाम, and we know that charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19। हमें n फाइंड करना है। अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर आ जाए, कोई होल नंबर आ जाए, तब तो ये पॉसिबल है कि ये चार्जेस, इतना चार्ज स्टोर हो सकता है, इतना चार्ज गिवन किया जा सकता है। बट अगर n की वैल्यू कोई फ्रैक्शनल नंबर आ जाती है या कोई फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है, मीन्स डेसिमल नंबर आ जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को इतना चार्ज देना पॉसिबल नहीं होगा। तो Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका यूज करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं n इज इक्वल टू Q अपॉन E मिलता है, तो n की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 10 to the power minus 18 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से अगर एक डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर आता है 80 into 10 to the power minus 18 divided by 16 into 10 to the power minus 19। 16 5s are 80, it becomes 5 into 10 to the power minus 18 into 10 to the power plus 19। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 50। इट मीन्स अगर हम किसी भी बॉडी से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा हमें? इतना चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर या उस बॉडी पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रीवियस क्लास में जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को, वो यहाँ पर 5 आ गया था, बाय मिस्टेक हमने गलती कर दी थी सॉल्व करने पे, इसलिए हमने इसको समझाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्ब्स लॉ में हमने फोर्स निकाला था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जैसे कि पहला चार्ज Q1 है, ये दूसरा चार्ज Q2 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स निकाला और डिस्टेंस r हो, तो फोर्स की वैल्यू आती थी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कहा था कि एक कांस्टेंट है जिसके बारे में डिस्कस हम कुछ वीडियोस में करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, इसको बताते हैं आपको कैसे ये K क्या है। तो K की वैल्यू फर्दर मैंने बताई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके अभी समझिए कि एप्सिलॉन है। अभी क्या है ये? एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? ई नहीं पढ़ते बेटा, क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये होता क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी। तो परमिटिविटी है क्या? तो सबसे पहले परमिटिविटी क्या है? ये एप्सिलॉन जो है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा परमिटिविटी क्या है, पहले ये तो समझें। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी का मतलब अलाउ करना, परमिट करना। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है यहाँ पर, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो F। तो यहाँ से देखिए, अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या F की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। तो हमें देखने पर मिल रहा है कि अगर हम परमिटिविटी बढ़ा देते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है।
अब तो कंफ्यूजन हो गई कि परमिट लिखा हुआ है, परमिट करना, तो परमिट करने का मतलब होना चाहिए था फोर्स को परमिट कर दो, फोर्स को और बढ़ा दो, लेकिन नहीं। यहां पर परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या है? परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी का मतलब होता है इट परमिट्स टू it permit its own field to decrease. It permits its own field to decrease the interaction field between charges। मतलब इस परमिटिविटी का मतलब है कि ये परमिट कर देता है, अलाउ कर देता है अपनी फील्ड को, जिससे वो दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है या जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसको डिक्रीज कर सके। तो इसका मतलब ये है कि परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की, जिसकी वजह से ये अलाउ कर देता है, अपनी फील्ड को कहता है कि तुम जाओ, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको डिक्रीज कर दो। क्लियर हुआ कुछ? क्योंकि यहां पर परमिटिविटी आप देख रहे हो, परमिटिविटी बढ़ाने पर फोर्स कम हो जाता है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो जहां पर मीडियम, कोई मीडियम होगा, किसी मीडियम के कोई पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल क्या करेंगे? जो दो पार्टिकल्स, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, उस फोर्स को कम करेंगे। तो यहाँ पर परमिटिविटी का मतलब है कि अपने फील्ड को, जिस फील्ड में दो चार्जेस, मान लीजिए ये दो चार्जेस एक फील्ड क्रिएट करते हैं, अगर ये किसी मीडियम पे रखा है तो मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे? उसको अलाउ कर देंगे कि जाओ तुम और क्या करो, इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको डिक्रीज कर दो, बढ़ाओ मत, उसको डिक्रीज कर दो। इतना समझ में आ गया है? तो आगे डिस्कस करें। ये प्रॉपर्टी तो हो गई, ये समझ में आ गया कि ये प्रॉपर्टी होती है, डिस्कस कर लिया हमने। अब एक चीज समझ में आई कि अगर मीडियम नहीं होगा तो परमिटिविटी क्या होगी? कम होती जाएगी। और मीडियम कब नहीं होता? जब वैक्यूम होता है। इसका मतलब है कि परमिटिविटी मिनिमम होगी, मिनिमम इन वैक्यूम, यानी परमिटिविटी वैक्यूम में क्या होगी? मिनिमम होगी। अगर परमिटिविटी वैक्यूम में मिनिमम होगी तो हम जानते हैं अगर ये मिनिमम तो फोर्स मैक्सिमम, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन, यहां से देखने पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। और एप्सिलॉन कब कम होगा? जब कोई भी मीडियम ना हो, क्योंकि ये क्या करता है, एप्सिलॉन क्या करता है? परमिट कर देता है मीडियम को कि आप जाइए और दो पार्टिकल्स के बीच में या दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर दीजिए। तो क्या करना है यहाँ पर? हमें क्या देखने को मिला कि अगर एप्सिलॉन नॉट मिनिमम होता है वैक्यूम में तो फोर्स मैक्सिमम होता है वैक्यूम, इन वैक्यूम। इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर रखते थे तो क्या रखे? एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी भी स्पेस में, सॉरी फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। तो वैक्यूम या फिर एयर की परमिटिविटी क्या होती है? मींस वो कितना किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को वो कितना कम कर सकता है। तो क्योंकि कम कर नहीं सकता क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? सबसे मिनिमम होती है, विच इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो बच्चों परमिटिविटी समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी बहुत आसान है समझना। अगर परमिटिविटी समझ में आ गई तो परमिटिविटी का मतलब हो गया किसी मीडियम की परमिटिविटी। मान लीजिए एप्सिलॉन है और वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट है। ये किसी मीडियम के लिए हो गया और ये वैक्यूम के लिए हो गया। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितनी ज्यादा है, क्योंकि परमिटिविटी बढ़ जाएगी ना मीडियम की, तो मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है?
तो जब आप बताते हो कि इसकी परमिटिविटी किसी दूसरी परमिटिविटी से कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, तो इस चीज़ को कहा जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लिखेंगे कैसे, रिलेटिव परमिटिविटी को हम इससे शो कर लेते हैं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितना गुना ज्यादा है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, आप एप्सिलॉन भी कह सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो अभी हम जानते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो चलिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर देखिए तो यूनिट ऑफ Q1 मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ आर का स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ क्यू यानी क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम डिवाइडेड बाय फोर्स, एफ इज फोर्स न्यूटन, और यूनिट ऑफ आर, आर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर स्क्वायर। इट मीन्स इसकी यूनिट हो गई कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गई एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, सो नोट कर लीजिए, और हम बताते हैं अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे आप एप्सिलॉन नॉट की। चलिए देखते हैं डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हमने देखा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने फॉर्मूला देख लिया। अब इसकी डायमेंशन लिखनी, तो डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। यहाँ पर Q1 Q2 लिखा हुआ है, Q1 Q2 का मतलब Q इज इक्वल्स टू आई टी, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो Q की डायमेंशन क्या हो जाएगी, I की डायमेंशन, और T की डायमेंशन, तो T की डायमेंशन तो T होती है, और I की डायमेंशन क्या होती है, A, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो TA इसकी डायमेंशन। अब Q1 Q2 है, इसका मतलब है TA T2 और A2 डिवाइडेड बाय F का मतलब फोर्स, फोर्स की डायमेंशन ML/T-2, डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ की डायमेंशन L। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो M-1 L-3 T4 और A2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। मतलब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन M-1 L-3 T4 A2। क्लियर बच्चों। तो बच्चों आज का सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखिए मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, ये है प्लस चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब अगर हम इसके पास या इसके नजदीक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल ला करके रखते हैं जिसकी खुद की कोई फील्ड नहीं है, मतलब वो इतना एबल नहीं है कि वो किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर सके या किसी दूसरे पार्टिकल को रिपेल कर सके, इस तरह के चार्ज पार्टिकल को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल चार्ज कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज या फिर एक्सपेरिमेंटल चार्ज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक कन्वेंशन बनाया गया है कि टेस्ट चार्ज या फिर एक्सपेरिमेंटल चार्ज हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी एक्सपेरिमेंटल चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कन्वेंशन है, एक मानक है, एक मान लिया गया है कि आप टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है, इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो अट्रैक्ट करेगा, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लें तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में।
और ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने का मतलब ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसा कि हमने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है और दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पहले चार्ज पार्टिकल पर उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो Q चार्ज है, इस Q0 चार्ज पर जो एक्सपेरिमेंटल चार्ज है इस पर फोर्स लगा रहा है, बट ये इतना एबल नहीं है कि ये इस पर फोर्स लगा सके। मीन्स ये चार्ज पार्टिकल इसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अच्छा चलिए हम यहाँ पर रखें, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ रख दें, मान लीजिए यहाँ पर रखने पर कुछ अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो कम हो जाएगा कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर डिवाइड में है, आप देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस को और बढ़ा दें तो इसके कारण से जो फोर्स इस पर लगेगा वो और कम हो जाएगा। अगर हम और इसको शिफ्ट कर देते हैं और दूर ले जाते हैं तो एक ना एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जहां पर ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल जो है इसकी कोई ना कोई एरिया होगा, कोई ना कोई फील्ड होगा जहां तक ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन द एरिया सराउंडेड बाय अ चार्ज पार्टिकल in which an experimental charge experiences an electrostatic force is known as electric field of that charge। मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल का वो एरिया, इसके चारों तरफ का वो एरिया जहां पर कोई दूसरा टेस्ट पार्टिकल या एक्सपेरिमेंटल चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स। कैसा, रेडियली आउटवर्ड्स। कैसा, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, बाहर ले जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की भी कोई ना कोई बाउंड्री होगी। ये चार्ज पार्टिकल अभी यहां रखने पर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा दूर ले जाने पर अट्रैक्ट कम करेगा और दूर ले जाने पर अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी जिस बाउंड्री के अंदर रखने पर ये अट्रैक्ट करे और बाउंड्री से रखने से बाहर से चले जाएं और वहां पर अट्रैक्ट ना करे तो वो बाउंड्री क्या कहलाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अब इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है। कैसे, रेडियली इनवर्ड। अब रेडियली का मतलब क्या होता है, रेडियस। जैसे अगर हम रेडियस मान करके सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी। जैसे क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तक है, तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर के आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए तो क्या बन जाएगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इसलिए हम इसको लिख रहे हैं रेडियली। क्लियर है। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड और इसकी रेडियली आउटवर्ड। क्लियर। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का थर्ड पार्ट, आज का थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज Q है, इससे इस पार्टिकल से R डिस्टेंस पर, इस चार्ज पार्टिकल से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर हमने क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। हमें क्या करना था, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी। अब हम चाहें तो इस पॉइंट पर भी फाइंड कर सकते हैं, हम चाहें तो इस पॉइंट पर भी फाइंड कर सकते हैं, हम चाहें तो इस पॉइंट पर भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल के कारण से इस पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसको जो हम कह रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको कहा जाता है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण से किसी उससे R डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करनी हो उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए
और एक टेस्ट चार्ज रख करके आप क्या फाइंड कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट क्यू नॉट पर, इस क्यू के कारण से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स क्या मिलेगा, 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स मिल जाएगा हमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन एक्सपेरिमेंटल चार्ज डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर उस पॉइंट चार्ज पर रखे, उस पॉइंट पर रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और उस चार्ज पार्टिकल के रेशियो के इक्वल होता है। तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और क्यू नॉट को डिवाइड कर देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, तो ई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। अब इसमें देखने से आपको क्या मिल रहा है कि पॉइंट जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर, ये किस पर डिपेंड करती है, केवल और केवल R पर डिपेंड करती है, क्योंकि 4πε0 तो कांस्टेंट है, Q तो हम ये चार्ज ले ही रहे हैं। जिस चार्ज के कारण से हमें फील्ड फाइंड करनी होगी हमें उसी की जरूरत है। ये एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल R पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं तो उसमें केवल हम R ही चेंज कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल हमें चेंज नहीं करना। इस चार्ज पार्टिकल से या पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए हमें केवल R पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और वो भी कैसे डिपेंड रहना पड़ेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आर स्क्वायर ये हो गया, ई ये हो गया, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा आपको। यही ग्राफ आप फोर्स के बीच में मिलता है आपको, फोर्स और आर स्क्वायर के बीच में भी ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक खत्म होता है। हम लोगों ने आज पढ़ा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये 3 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े हैं। आज हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए क्या ऑप्शन, क्या आंसर आता है इसका। क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज of 8 into 10 to the power minus 12 coulomb at a point distant at 2 centimeter from the charge। तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आंसर सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, थैंक यू।